ऑल राइट या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम वही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के पार्ट्स को कंटिन्यू करते हुए आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज योर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो यहाँ के आज के आप लोग का लेक्चर में पूरे ड्रग्स के बारे में जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ कवर होगा। सो दिस वीडियो इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना है और इसके जो भी आप लोग को लेक्चर में समझ आ रहा है ना, ऑन द स्पॉट नोट्स बनानी है। ऑन द स्पॉट आप लोग की बुक में वो नोट्स लिखी जानी चाहिए, एवरी लाइन दैट यू हैव नॉट नोन टिल नाउ, जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो आप लोग याद कर रहे हो, जो आप लोग की मेमोरी में अभी तक के पूरी तरीके से रीस्टोर नहीं हुआ है, वो सब चीजें आप लोग को लिखनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। सब कुछ आपको लिखना है। आज के लेक्चर में हम ड्रग्स के पहले तो वो 3 क्लासेस करेंगे जो आप लोग को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया गया है। फर्स्टली इज योर ओपियोइड्स, फिर कैनाबिनॉइड्स और लास्टली हम करेंगे कोका अल्कलॉइड्स। ये तीनों क्लासेस ड्रग्स के, इसको किस तरीके से, इसका क्या गुड यूज होता है, मतलब क्या एडवांटेज होता है, कब इसे यूज किया जाता है, ठीक है, और कब कब इसे मिस यूज किया जाता है, मतलब इसका अब्यूज किया जाता है, और इससे किस तरीके से एडिक्शन होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कहां पर ये इफेक्ट छोड़ेगा, सब कुछ आज हमारे इस लेक्चर में होने वाला है। सो नीट एस्पिरेंट्स, आप लोग के लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, सारे लेक्चर्स की नोट्स बनानी है, सब कुछ आप लोग को नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। और जो भी एमसीक्यूज इसके बाद में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होंगे, बाय द वे टेलीग्राम की मेरे चैनल की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। वो पूरे पीडीएफ्स आप लोग को मिल जाएंगे। उसके वीडियो सॉल्यूशंस मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगी, ठीक है। यहाँ पर उसके वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड होंगे, थोड़ा लेट मैं अपलोड करूंगी ताकि आप लोग को जो है सॉल्व करने के लिए टाइम मिल जाए। यू विल नॉट, ठीक है, सडनली यू विल नॉट जंप ऑन दी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं विद ड्रग्स, इसके क्लासिफिकेशंस, इसके किस तरीके से कौन से एग्जांपल्स आते हैं, इसका पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके से आप लोग को याद रखना है, कौन से प्लांट्स है, ठीक है, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, सारे आप लोग को याद रखने हैं। इसके अलावा आप लोग को लास्ट में स्मोकिंग वाला पार्ट दिया हुआ है कि स्मोकिंग है, टोबैको है, निकोटीन है, ये सबसे क्या क्या इसके हैजार्डियस इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पर, ठीक है। और इसका एडिक्शन होता है, इधर पे जो आप लोग के स्मोकिंग के जो पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर लेबल दिया होता है, फिर भी लोग इसे लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में वहां तक के ये पार्ट पूरा रहेगा। वी विल बी डूइंग टिल स्मोकिंग। उसके नीचे आप लोग को एडोलेसेंस और अल्कोहल अब्यूज का दिया है, एंड देन फाइनली उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दिया हुआ है। वो वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। तो वो लास्ट पार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर वाला। अभी जो है हम खाली ड्रग्स और इसके स्मोकिंग के, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, एडिक्शन के डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। ऑल राइट, सो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं विद ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। अब इसमें जो है हमें बेसिकली ये समझना है कि किस तरीके से ड्रग्स, पहले तो यही अब तक के सब लोग को लग रहा होगा कि ड्रग्स मतलब वही जिनसे नशा होता है, ठीक है। तो ड्रग्स का वो मतलब नहीं होता, इसका जो रियल मीनिंग है उसका मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। तो हमारे पास में अगर आप देखो तो आप लोग के जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे लिखा होता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, तो वो आप लोग को हर तरीके के मेडिसिन प्रोवाइड करता है। और केमिस्ट मतलब केमिकल्स जो भी रिक्वायर होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज चढ़ाना है तो वो एक तरीके का केमिकल है, तो वो भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। सीरिंज है, कोई इंजेक्शन, कोई फ्लूइड प्रोवाइड करना है तो वो भी प्रोवाइड करता है। तो मेडिसिन भी दे रहा है, और बाकी के केमिस्ट है, कोई ठीक है ऑइंटमेंट है, कोई हमें क्रीम लगानी है तो वो सब भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब केमिकल के अंदर आ जाता है। तो ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट वहाँ पर बोला है, तो वो क्या ड्रगिस्ट है, मतलब क्या वो नशे को बनाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कोई एडिक्शन वाली चीज़ों को सप्लाई करता है? नहीं, वो एडिक्शन वाली चीज़ों को सप्लाई करने के हिसाब से वो मेडिसिन को नहीं सप्लाई करता। ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, और ड्रगिस्ट का मतलब होता है जो मेडिसिन दे या फिर जो मेडिसिन बनाए, ठीक है। सो बेसिकली ड्रग्स का जो मतलब है, पहले तो ये मिसकंसेप्शन को दूर कर लो। अब हमें ये जो पार्ट में क्या पढ़ना है ये हम समझेंगे। इसको मैं अगर बेसिक, ठीक है, थोड़ा एक ओवरव्यू अगर आप लोग को बता दूं, तो हम हर एक तरीके के क्लासेस ऑफ ड्रग्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ 3 क्लासेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग के पास में 3 क्लासेस है, वी हैव 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। आप लोग की टेक्स्ट बुक में 3 क्लासेस दिए हैं ड्रग्स के। पहला तो है ओपियोइड्स, ठीक है, हम बात करेंगे ओपियोइड्स के बारे में, और ये ओपियोइड्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, क्या रियल यूज़ है, किन चीज़ों के लिए इसे हम अच्छे वी कैन से इसके क्या एडवांटेज है, ठीक है, वो हम समझेंगे। और फिर इसको किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है या फिर अब्यूज़ किया जा रहा है, उसको किस तरीके से एक एडिक्शन के वे में लिया जाता है, और वो एडिक्टिव नेचर का भी होता ही है, ठीक है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर रेंज में, एक गुड रेंज में हम उसे ले तो फिर वो एडिक्शन नहीं, एक यूजफुल चीज़ों की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम उसको एक्सीड करें, उस रेंज को एक्सीड कर दे और हम उसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाए, तो that it becomes what addiction। तो इस तरीके से सिर्फ ड्रग्स का ही एडिक्शन नहीं होता, शुगर एडिक्शन होता है, चॉकलेट एडिक्शन होता है, ठीक है, किसी को नॉर्मल कोई भी चीज़ का, फोन चलाने का भी एडिक्शन होता है। सो बेसिकली यहाँ पर अभी हम ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज यूज कर समझने जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये आज की जनरेशन को
खराब कर रहा है, खोखला बना रहा है। तो बेसिकली ये जो पूरा ये जो टॉपिक है ये बताने के लिए कि अभी की हमारी जो यंगर जनरेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है बिकॉज ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप, अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, फोन एडिक्शन है, बहुत सारी चीज़ों के एडिक्शंस आजकल तो बहुत सारी चीज़ों के एडिक्शंस देखे जाते हैं। सो जो मेन मकसद है हमारा वो ये है कि चीज़ों को एक पर्टिकुलर रेंज में उसे यूज़ किया जाए, उसको एक्सीड ना किया जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये समझ रहे थे कि 3 क्लासेस कौन से हैं। ओपियोइड्स है, फिर कैनाबिनॉइड्स है। ठीक है, अब ये नाम आप लोग को थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, इससे भागना नहीं है, आप लोग को याद करना है ये नाम सारे। ठीक है, ओपियोइड्स हो गए, कैनाबिनॉइड्स हो गए और लास्ट में है कोका अल्कलॉइड्स। कोका अल्कोलॉइड्स। ठीक है, तो ये सारे नाम अभी आप लोग के लिए डिफिकल्ट नहीं रहेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अब हम सब ये सब कुछ समझ जाएंगे, ये सब कुछ अब समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग के लिए अगर ये नाम नए हैं तो अभी आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें समझ आ जाएगी। स्टार्ट में सबके लिए ये डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब हम जो है पहले ड्रग्स के बारे में क्या समझना है, थोड़ा हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या है? Surveys and statistics show that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth। जाहिर सी बात है यूथ में ही ज़्यादा इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग को जो है शॉर्ट नोट्स बनाने तो इसका आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसमें आप लोग को 3 मेन क्लासेस पढ़ने, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। अब इसके अलावा आप लोग को जो इंट्रोडक्शन में दिया है वो ये बता रहा है कि हमारे स्पेशली यूथ में इसका जो है मिसयूज़ किया जा रहा है और हर जगह वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड इसका जो है मोस्ट कॉमनली टीनेज में इसका जो एडिक्शन है वो लगता है। ठीक है, तो आफ्टर 13 और फिर 12 की एज में भी आजकल एडिक्शन हो जाता है। उसके बाद में जो टीनेज होता है दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव एज आई वुड से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ भी लग जाए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लगती है, और कोई अगर बुरी चीज भी लग जाए एडिक्शन या फिर कोई दूसरी चीज तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सो अमंग द यूथ मतलब हमारा मेन होता है टुवर्ड फॉर टीनेजर्स। ठीक है, तो ये टीनेज बहुत ही सेंसिटिव एज होती है, वहां पर ही जो है कोई भी चीज का अब्यूज, मिसयूज या एडिक्शन होना बहुत कॉमन होता है। नेक्स्ट, दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न, ऑफ कोर्स इट इज। ठीक है, हम जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न है एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, हमारा जो मोस्ट रिप्रोडक्टिव एज कौन सा होता है, हमारा जो एज में हम जो है रिप्रोडक्टिवली सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उसे हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, और यही एज में जो है सबसे ज़्यादा हमारे एडिक्शन की प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, सारी चीज़ों को, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं, सब सारे सिस्टम्स को, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम्स को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है स्लोली। ठीक है, तो ये जो है इट हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड इनेबल यू टू सेफगार्ड देमसेल्व्स। ठीक है, हम खुद को बचाने के लिए जो है इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर एजुकेशन फैलाओ, अवेयरनेस फैलाओ और सही गाइडेंस फैलाओ। ठीक है, अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल्स। ठीक है, तो हम इससे जो है बच के, बाकी के लोग जो सब भी सुन रहे हैं वो बच के रह सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल्स को हेल्दीली ठीक है गुजार सकते हैं। नेक्स्ट, द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। ये तीनों क्या है, दीज आर द क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये 3 क्लासेस आप लोग ने लेक्चर में पढ़ने हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में जो ड्रग्स होते हैं वो मेजरली किस तरह से हमारे पास में आते हैं, कहाँ से, उसका उनका सोर्स क्या है। तो द सोर्सेज एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर क्या दिया है, फ्लावरिंग प्लांट्स दिया। और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, दीज आर एंजियोस्पर्म्स, राइट। ये हम सबको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, दीज आर एंजियोस्पर्म्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मेजरली कहाँ से मिलते हैं, हमें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि उनके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, बेसिकली जो पूरा फ्लावर का जो ब्रांच होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो फ्लावर्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, एंजियोस्पर्म से। उसके अलावा ये फंजाई में से भी मिलते हैं, सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पहले तो समझना है। इसके बाद में बात करते हैं ओपियोइड्स की। तो पहला आ जाता है हमारा ओपियोइड्स। अब ओपियोइड्स क्या है, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ क्लास। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग प्लांट आते हैं। ओपियोइड्स के बहुत सारे अलग प्लांट आते हैं, उनमें से कौन से प्लांट से क्या निकल के आता है वो सब हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड्स की। दीज आर द ड्रग्स व्हिच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है सबसे पहली ही लाइन में कि ये पहले तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ हैं। आप लोगों को एक टेबल बना लेना है। ठीक है, हमारे पास में जो है एक टेबल प्रिपेयर होना चाहिए कि इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ये कौन सी जगह पर अफेक्ट करता है, मतलब इसका जो टारगेट एरिया होता है, टारगेटेड एरिया कौन सा होता है, वहां पर ये
मतलब कहाँ पर ये अटैक करता है या फिर कहाँ पर इसका जो है इफेक्ट्स होते, कहाँ पर इसके इफेक्ट्स ये छोड़ता है। ठीक है, ये हमें एक टेबल में लिखना है। उसके अलावा और क्या लिखना है, तो इससे किस तरीके से मतलब इनहेल किया जा रहा है या फिर किस तरीके से उसको कंज्यूम किया जाता है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, ओपियोइड्स में साइंटिफिक नेम क्या है, कौन से प्लांट से ये मिलता है, सोर्स का नाम, तो ये सब हमें टेबल बना के इसके अंदर लिखना है। तो जो जो चीज़ है आप लोग को पता चल रही है उसको टेबल के फॉर्म में आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, देखो विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आर बेसिकली दोज, ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स मतलब देखो आप लोग को अगर कोई सेंसेशन फील हो रहा है, गर्म चीज़ है, ठंडी चीज़ है, तो आप लोग की जो स्किन है उधर पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी हर जगह रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अगर हमें कोई क्रैम्प्स आते हैं, कोई टिश्यूज में पेन होता है, तो हम जो है पेन किलर्स खाते हैं, राइट। तो वो पेन किलर्स जाके उस पर्टिकुलर पार्ट पर, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। तो वो कहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट कौन सा है, दीज आर द रिसेप्टर्स, जहां पर फिर वो पेन किलर्स के कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो रिसेप्टर्स को ऑफ कर देते हैं। जो हमारे पेन को बढ़ा रहा है या फिर पेन हमें फील करा रहा है, वो रिसेप्टर्स को ऑफ कर देते हैं। या फिर उससे जो है बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो उसको डायलेट करने का काम करेंगे। एज पर द रिक्वायरमेंट उनका जो है फंक्शन होता है। तो ये एग्जैक्टली काम कहाँ कर रहे होते हैं, रिसेप्टर्स पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। तो हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स इज वन काइंड, ठीक है, अमंग दीज रिसेप्टर्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में और जीआईटी में। ठीक है, ये समझना है आप लोग को। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज योर जीआईटी। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब हमारा जो भी गैस मतलब फ्रॉम अ माउथ, ठीक है, टू आर एसोफेगस। एसोफेगस से हम नीचे जा रहे हैं स्टमक में, स्टमक से फिर जा रहे हैं इंटेस्टाइन में। पूरे ट्रैक्ट में इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है ना, वहां पर हर जगह पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिसेप्टर्स पर इसका ठीक है इफेक्ट देखा जाता है। दूसरा सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है पूरा, वहां पर हमें जो है इसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं। हेरोइन, ठीक है, फिगर 7.7 कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन। तो ये नाम आप लोग को समझना पड़ेगा वरना आप लोग को याद नहीं होगा, तो समझते रुको। विच इज अ वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इसकी आप लोग को यहाँ पर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। देखो समझते हैं क्या लिखा है। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी पर अफेक्ट करता है, इतना समझ आया। अब पहला एग्जांपल आप लोग के सामने आ जाता है हीरोइन का। ये हीरोइन क्या है, एक एग्जांपल है अंडर ओपियोइड्स। ठीक है, पहला एग्जांपल अंडर ओपियोइड्स से आ जाता है हीरोइन। ठीक है, हीरोइन के बारे में समझेंगे अभी। कॉमनली कॉल्ड स्मैक, इसी का दूसरा नाम क्या है, स्मैक। नाम आप लोग को सारे याद रखने हैं, बीट कॉमन नेम, बीट एनी ऑप्शनल नेम हो या फिर साइंटिफिक नेम हो, सारे नाम आप लोग को याद रखने हैं। कोई भी नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज केमिकली, ये केमिकली एक्चुअली है क्या, तो डाईएसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन एक कंपाउंड होता है, वो भी आप लोग का दूसरा एग्जाम्पल बन जाता है। तो ये जो है इन सब का मिसयूज किया जाता है और एज अ एडिक्टिव इसे ठीक है यूज किया जाता है, एज अ बैड ड्रग इसे यूज किया जाता है। इसका जो है डाईएसिटाइल यहाँ पर लिखा है, एसिटाइलेशन कर दो, वो केमिकल क्या बन जाएगा, डाईएसिटाइल मॉर्फिन बन जाएगा। वो पर्टिकुलर मॉर्फिन का मतलब एसिटाइलेशन कर दो, बन जाएगा क्या, डाईएसिटाइल मॉर्फिन। विच इज वाइट। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्फिन की बात कर रहे हैं क्या, हम मॉर्फिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डाईएसिटाइल मॉर्फिन की। मॉर्फिन में जब हम एसिटाइलेशन कर ले, यहाँ पर मॉर्फिन बनाया गया है, यू कैन सी हियर दिस इज मॉर्फिन। यहाँ पर बेसिकली जो एसिटाइलेशन होता है वो OH ग्रुप्स पर होता है। ठीक है, तो हम जो है इसका एसिटाइलेशन मतलब, एसिटाइल मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा ग्रुप है, इसके एंड में, ठीक है, कोई भी एक जो है एक एलिमेंट हम हटाते हैं, वहां पर हम लगाते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3 आ जाएगा इस तरीके से। सो दिस इज योर एसिटाइल। ये क्या है आप लोग का एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, दिस इज योर एसिटाइल ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पर CH3 रहेगा। तो यहाँ पर O देख रहे हो आप, इसकी जो है वैलेंसी पूरी 2 फिल हो रही है, C का वैलेंसी 4, ठीक है, वो भी कार्बन का भी पूरा फिल हो रहा है और यहाँ पर भी C का पूरा वैलेंसी फिल हो रहा है। यहाँ पर जो है कोई भी R ग्रुप होता है, R बेसिकली इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर जो R है ये क्या है, ये है मॉर्फिन। यहाँ पर जो R है वो क्या है, मॉर्फिन है। उसका डाईएसिटाइलेशन करना है, मतलब यहाँ पर एक OH प्रेजेंट है, यहाँ पर एक OH प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन जो है एक तरीके से यहाँ पर C से बाउंडेड होगा और ये वाला जो है C से बाउंडेड होगा और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन से बाउंडेड है। ठीक है, आप लोग देखो सही से, दोनों H को हम हटा देंगे, एक जगह ये CO CH3 यहाँ पर लगेगा।
ठीक है, यहाँ पर COCH3 लगेगा, यहाँ पर COCH3 लगेगा, तो डाई एसिटाइलेशन यहाँ पर हो गया है, उसका क्या बन जाएगा, मॉर्फिन से हेरोइन बन जाएगा। तो केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसका बेसिक नाम क्या है, हेरोइन है। इसे हम दूसरी तरह क्या कह सकते हैं, स्मैक कह सकते हैं। इट इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। पहले तो ये व्हाइट कलर में होता है, ओडरलेस होता है, ओडरलेस मतलब इसका कोई भी स्मेल नहीं होता है, टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, मतलब जैसे नमक होता है ना, उसी तरीके से ये दिखा जाता है, नमक के जैसा ही ये होता है, इसको पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, साफ साफ लिखा है। तो दो एग्जांपल्स आप लोगों के पास में आ जाते हैं, एक तो मॉर्फिन हो जाता है और दूसरा क्या है हमारे पास में, हीरोइन। हीरोइन जो है वो केमिकली क्या है, डायसिटाइल मॉर्फिन। और मॉर्फिन, अच्छा मॉर्फिन पे एक और एक चीज आप लोगों को लिखनी है, इट इज यूज एज अ पेन किलर, इट इज अ वेरी हैवी पेन किलर। तो इसे जो है हम नॉर्मली हमारे हेडेक, बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, क्रैम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम नहीं लेते हैं। इट इज अ हैवी पेन किलर, तो इसे जो है मेजर सर्जरीज के बाद में दिया जाता है। तो इट इज यूज्ड एज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेन किलर, पोस्ट ऑपरेटिव पेन किलर, क्योंकि ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन अगर हो रहा है तो उसके बाद में क्या होता है, ज्यादा पेन में इंसान पहुंच सकता है, ठीक है, राइट। तो ज्यादा पेन में इंसान पहुंच सकता है, तो उस केस में हम जो है हमें क्या देना होता है, कोई मेजर सर्जरी हो गई तो उस टाइम पर हम मॉर्फिन देते हैं, और उसे भी पर्टिकुलर रेंज में दिया जाता है। एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिस रेंज में इसे हम देते हैं, राइट। तो ये जो है क्या काम करता है, इट एक्ट एज अ सीडेटिव पहले तो, ठीक है। सीडेटिव भी एक तरीके के ड्रग्स होते हैं। सीडेटिव्स में हमारे पास में बहुत सारे, आप लोग को केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में आई गेस अभी है या नहीं, आई डोंट नो। सीडेटिव्स के आप लोग को एक क्लासेस दिए हुए थे, तो वहां पर सीडेटिव्स क्या होते हैं, बेसिकली ये समझना है। सीडेटिव्स होते हैं जो हमें स्लीप करवाए, ठीक है, हमें सुलवाए, ठीक है, तो जो है हमें नींद दिलाए, उसे कहते हैं हम सीडेटिव्स, ठीक है। सीडेशन में जाना मतलब नींद आ जाना, पूरी तरीके से हम सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमें सुला दे, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, सीडेटिव्स। और मॉर्फिन एक तरीके का सीडेशन प्रोवाइड करता है, मतलब वो सीडेटिव भी है और दूसरा वो पेन किलर, मतलब मेजर पेन किलर की तरह ये यूज होता है। तो हम जो है इसको पोस्ट ऑपरेटिव, मेजर अगर ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसके बाद में ही हम इसे देते हैं, और ये मॉर्फिन का क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। और इसको हम पर्टिकुलर रेंज में देते हैं, उससे ज्यादा रेंज में देते हैं तो उसके अगेन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। सो मॉर्फिन जो है इसका मिसयूज किया जाता है। अब इसको देखो, हम एक्सीड करेंगे तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे वो भी हम समझेंगे। तो पहले तो आप लोग को समझना है कि ओपियोइड में पहला तो आ जाता है हीरोइन और मॉर्फिन, ये दोनों के ही इफेक्ट कहां पर देखे जाते हैं। इनका जो रिसेप्टर है, ओपियोइड रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और प्रेजेंट होता है ये CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब ठीक है, जो हीरोइन है वो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ऑब्टेन किया जाता है। अब विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स। अब ये मॉर्फिन जो है ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। नाम याद रखना है, कॉमन नेम आप लोग को आगे दतूरा दिया हुआ है और बहुत सारे अलग अलग नाम भी दिए हुए। पहले तो हमें ये समझना है कि पॉपी प्लांट क्या है। पॉपी प्लांट इज बेसिकली अफीम, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। हमारे कॉमनली जो है नाम यूज किए जाते हैं उनमें से एक होता है अफीम, और ये इस पे तो अभी गाने भी बन रहे हैं, तो ये नाम तो सबको ही पता होता है। मीनिंग बेसिक अगर नहीं पता हो तो नाम तो पता ही होता है। तो अब ये देख लो आप लोग, अफीम का ये जो प्लांट है इस तरीके से कुछ दिखता है, दिस इज अ प्लांट ऑफ अफीम। इसका कॉमन नेम क्या है, पॉपी प्लांट। इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, पॉपी प्लांट। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, नाम याद रखना है। और इसी वे में जो है इसे लिखा जाता है, बिकॉज ये साइंटिफिक नेम है। आप लोग को अभी एमसीक्यूज है तो आप लोग को नाम याद रखो, काफी है। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन इसे हम कहते हैं। स्नॉटिंग इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन। स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन मतलब ऐसे हम जो है इनहेल करते हैं जिससे एक नॉइज क्रिएट होती है, ठीक है। नॉर्मल इनहेल करते हैं आप लोग, सांस लेते हो तो क्या नॉइज आती है क्या, नहीं। जब स्ट्रॉन्ग, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में जो हम ठीक है, जो उन लोग एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, मूवी में उन लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन करते हैं, उससे नॉइज भी क्रिएट होती है, तो उससे हम कहते हैं स्नॉटिंग। एंड इंजेक्शन, तो ठीक है, इसको जो है जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं इंजेक्ट करते हैं वीन्स में, ठीक है। और ये हमने जो है इसको कैसे कोरिलेट करोगे आप, ये जो अगर कोई पर्सन है अगर इंजेक्शंस के थ्रू ले रहा है तो उसको क्या क्या ठीक है डिजीजेस हो सकती है, हमने यही चैप्टर में पढ़ रखा है। एड्स हो सकता है, ठीक है, कॉमन मोस्ट ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल ये माना जाता है, बिकॉज जो इस काम में वो और भी मतलब जो है लोग यहाँ पर एक ग्रुप में बैठ के लेते हैं और एक ही सीरीज कई बार जो है शेयर की जाती है, ठीक है। सबका सेपरेट सीरीज नहीं होता, एक ही सीरीज से जो है सब जन एक साथ इसे इंजेक्ट करते हैं
जिसकी वजह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन है आराम से हो जाता है, ठीक है। एक जगह से सीरीज लेके दूसरी जगह पहुंचा दिया, उसका ब्लड एक दूसरे के बॉडी में चला गया, और ये जो है इस तरीके से वायरसेस फैलते हैं, अलग अलग बीमारियां फैलती है, बी इट एड्स, बी इट एनी अदर डिजीज। ये जो है आप लोग को एज अ गिफ्ट मिलती है अलॉन्ग विद ड्रग अब्यूज। आप लोग की जीआईटी पर और आप लोग के इस, अगर आप ओपियोइड्स, कोई अगर ओपियोइड्स लेता है इंजेक्शन के थ्रू, तो जो है उसको जीआईटी और सीएनएस पर तो अफेक्ट होगा ही, अगर वो एड्स का अगर कोई उसका साथ में दोस्त हुआ तो उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज अ गिफ्ट आप लोग को मिलता है। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। अभी जो डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट का क्या मतलब होता है? डिप्रेसेंट का सिंपल मीनिंग है कि हमारी बॉडी को स्लो डाउन कर देना। यही यहाँ पर लिखा है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, मतलब हमारी बॉडी जो है कई बार एकदम एक्साइटेड फॉर्म में हो जाती है। देखो हमारे पास में कुछ, हमारे साथ में कुछ अच्छा हो जाता है या कोई बहुत अच्छी न्यूज़ हम सुन लेते हैं, तो हमारी जैसे पिकनिक पर जाना है, तो वो रात में देखो हमें नींद नहीं आती है, ठीक है। एक दिन के बाद में अगर पिकनिक है तो एक रात पहले जो है आप लोगों को नींद नहीं आती है, आप लोग एकदम एक्साइटेड फॉर्म में होते हो, एकदम एक्साइटेड आप लोग का मेंटल स्टेट होता है, एकदम आप उसमें होते हो कि कल क्या होगा, कब सुबह होगी, कब रेडी होंगे, कब जाएंगे। तो दिस इज योर फॉर्म जहां पर आपकी बॉडी जो है फुल्ली एक्टिव फॉर्म में होती है। तो डिप्रेसेंट क्या करता है? आपका जो भी एक्टिवेशन किया हुआ है ना बॉडी में, ठीक है, कोई अच्छी चीज सुनते हो तब आप एक्साइटेड हो जाते हो, और कोई बुरी चीज आप लोग को अगर डर रहता है कि कल अगर मुझे एग्जाम में नहीं आया, ऐसी कोई चीज होती है। आप लोग एग्जाम देखो, नीट के एग्जाम के एक दिन पहले भी नींद नहीं आती है, तो बी इट अ गुड जर्नी और अ बैड जर्नी और एनी काइंड ऑफ एंजाइटी अगर आप लोग को हो, तो आप लोग को नींद नहीं आती, आप लोग एकदम इन एक्टिव फॉर्म में होते हो वो टाइम पर, ठीक है। आप लोग का ब्रेन एक्टिव होता है, आप लोग का ब्रेन जो है आप लोग को सोने नहीं देता। तो ये क्यों होता है? बिकॉज आप लोग का बॉडी पूरा एक्टिव है। तो उस एक्टिवनेस को कम करने का काम जो करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेसेंट, जो आपकी बॉडी को डिप्रेस करे। डिप्रेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग की बॉडी को, मतलब आपका जो स्टेट, मेंटल स्टेट है, उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाए, नहीं। डिप्रेसेंट का मतलब ये है कि आप लोग को बेसिकली जो है नींद दिलाएगा, स्लो डाउन करेगा, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ सिडेटिव, इसको हम कह सकते हैं इट एक्ट एज अ सिडेटिव, एक्ट एज अ सिडेटिव। इट इज नॉट रियली अ सिडेटिव। ये हमारी बॉडी फंक्शंस को क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा और हमें जो है नींद दिलाएगा, ठीक है। सो जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग इंजेक्शन, हेरोइन इज अ डिप्रेशन एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। तो अगेन पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। जो इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ, ठीक है, मॉर्फिन। किसकी बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड स्नैक, केमिकली डायसिटाइल मॉर्फिन, which is a white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine, which is extracted from the latex of poppy plant, Papaver somniferum. Generally taken by snorting injection, heroin as a depressant, it is a depressant and slows down body function. ये पूरी बात हमने की थी किसके बारे में? हीरोइन के बारे में। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल क्या आप लोगों को है? मॉर्फिन है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन अगेन इट इज एन ओपियोइड, तो यहाँ पर ही अफेक्ट करेगा ये, ठीक है, आप लोग के सीएनएस पर और आप लोग के जीआईटी पे, ठीक है। अब ये किस तरह से लिया जाता है? तो हीरोइन जो है आप लोग का स्नॉटिंग और इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। इसका काम क्या होता है, मतलब इसका जो है मिसयूज क्या होता है? तो ये हमारी बॉडी फंक्शंस को एकदम स्लो डाउन कर देगा और हमें जो है नींद दिलाएगा, ठीक है। सो कैनाबिनॉइड्स नेक्स्ट आ जाता है। सेकेंडली वी हैव कैनाबिनॉइड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स व्हिच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। पहले बात की थी ओपियोइड रिसेप्टर्स, दूसरी बात कर रहे हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दीज आर प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन, मतलब मेन हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हमारे ब्रेन पर। तो ये ना तो हमारे इस पे, ठीक है, सेंट्रल, मतलब जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जीआईटी है, इधर उधर एक्ट नहीं करेगा, ये सीधा हमारे ब्रेन पर जो है इसका इफेक्ट होता है। प्रिंसिपली इन ब्रेन इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो हमारा जो अफेक्ट जो कर रहा है ये कहाँ पर करेगा? ब्रेन पर। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स मतलब क्या होता है इसका? कि ये हमें, इसका जो कैनाबिनॉइड्स का जो ड्रग्स है ये हमें कहाँ से मिल रहा है? तो ये कैनाबिस सटाइवा, ये नाम याद रखना है, कैनाबिस सटाइवा ये प्लांट का नाम है, प्लांट नेम कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। अब कैनाबिस सटाइवा को बेसिकली हम जो है कॉमनली वीड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, वीड के जो प्लांट्स होते हैं, इसके इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं पता है? वो फ्लावर के जो मेन ब्रांच है जहाँ पर फ्लावर ग्रो हो रहा है, उस पूरे पार्ट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और जो एक मेन फ्लावर है उसे हम फ्लावर कहते हैं। तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस के थ्रू हम अलग अलग तरीके के कैनाबिनॉइड ड्रग्स बनाते हैं। तो कैनाबिनॉइड क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स या फिर एक क्लास है केमिकल्स का, जिससे हम जो है अच्छी मेडिसिन भी बनाते हैं, जो एक पर्टिकुलर रेंज में यूज की जाती है। उसके अलावा हम उससे दूसरे मिसयूज के लिए भी लोग इसे, ठीक है, मिसयूज करते हैं, ठीक है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिया है? The flower tops, leaves and the resin of cannabis sativa plant are used in various combinations to produce marijuana
हशीश, चरस एंड गांजा। तो ये सारे जो है इसके थ्रू बनते हैं, ये सारी प्रोडक्शन इसके थ्रू होती है। किन चीज़ों के थ्रू होती है? फ्लावर टॉप्स। पहले तो इनका क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है? फ्लावर्स का यूज़ किया जाएगा, मतलब पूरे इन्फ्लोरेसेंस को काउंट कर लो इसमें, ठीक है। फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, इसके लीव्स और इसके रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं? एक तरीके का वी कैन से फ्लूइड होता है दैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्लांट। कोई भी एक्सट्रैक्ट हो या फिर कोई फ्लूइड हो, कोई एक्सट्रैक्ट हो जाए या कोई फ्लूइड हो जाए या फिर कोई सैप फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, कोई भी सैप फ्लूइड या फिर कोई तरीके का गम, ठीक है, गम दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लीव्स है या उसके ब्रांचेस है वहां से जो है हमें रेजिन्स मिलते हैं। रेजिन्स आर नथिंग बट स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है। ये फ्लूइड होता है, बहुत ही स्टिकी फ्लूइड होता है, गमी नेचर का होता है। ये सब चीजों को हम रेजिन कहते हैं। तो रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट, इनको भी हम यूज करते हैं, ठीक है। दे आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। ये सारे नाम आप लोग को पता होंगे। अब ये मरीजुआना नहीं है, दिस इज मरीजुआना, ठीक है। अब इसके बाद में जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इसका यूज, इसका जो कंजम्पशन है वो कैसे किया जाता है? इसको इनहेल किया जाता है या तो ओरल इंजेक्शन इज बेसिकली या तो इसको खा लेते हैं, मतलब मेडिसिन या फिर कोई पिल्स बना के जो है इसे खा लेते हैं। दीज आर नोन फॉर द इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये कहाँ अफेक्ट करता है? इसका जो जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है वो कहाँ है? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कौन सा होता है? इसके अंदर क्या क्या आता है? हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारा हार्ट है, फिर हमारा जो है वेसल्स है, ठीक है। इट कैन बी वीन्स, इट कैन बी आर्टरीज, मेजर आर्टरीज है, ठीक है, मेजर वीन्स है, आयोटा है, ठीक है, दूसरे वीना कावा, ये सारे वीन्स है। तो वहां पर जो है ये अफेक्ट कर सकता है, बारीक से बारीक वीन्स और आर्टरीज में अफेक्ट कर सकता है। तो मतलब कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट, वैस्कुलर रिलेटेड टू योर वेसल्स, ये सारे सिस्टम पर ये अफेक्ट करता है। ओरल इंजेक्शन और इनहेलेशन के थ्रू इसे लिया जाता है। ये बात हो जाती है कैनाबिनॉइड्स की। ओपियोइड्स कहाँ पर अफेक्ट करते हैं? जीआईटी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। और किस फॉर्म में लिया जाता है इसको? स्नॉटिंग और इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। और हीरोइन क्या होता है? बेसिकली हमारी बॉडी को स्लो डाउन करता है, हमारी बॉडी को डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस मतलब डिप्रेशन वाला डिप्रेशन, डिप्रेस नहीं, डिप्रेसेंट मतलब हमारी बॉडी के जो एक्टिवनेस है उसको बंद कर देता है। फाइन। और कैनाबिनॉइड्स कहाँ अफेक्ट करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अफेक्ट करता है। इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। इसकी कौन सी चीज़ को यूज किया जाता है? फ्लावर टॉप्स, मतलब पूरी इंफ्लोरेसेंस, और जो है इसके लीव्स, और यहाँ तक कि इसके जो फ्लूइड सैप निकल के जो आते हैं ब्रांचेस और लीव्स में से या फिर कहीं बर्ड्स में से। बर्ड्स क्या होते हैं? जो ठीक है अभी ग्रो हो रहा है, ठीक है, यंग फ्लावर जो बर्ड्स होते हैं बेसिकली उसे बर्ड्स कहते हैं। उसके जो फ्लूइड है, रेजिन्स है, उसका जो कॉम्बिनेशन इसका या फिर कॉम्बिनेशन लिया जाता है, इसके थ्रू ये सारी चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हीरोइन और मॉर्फिन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओपियोइड से, ठीक है। हशीश, चरस, गांजा और मैरिजुआना ये कहां से बनता है? ये बनता है कैनाबिनॉइड से। इसके जो प्लांट है, इसका प्लांट का नाम क्या है? कैनाबिस सटाइवा। अफेक्ट कहां करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। इसका टेबल फॉर्म में बनाना है, आप लोग को ही काम आएगा। अब इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर स्केलेटल स्ट्रक्चर था मॉर्फिन का, यहाँ पर आप लोग देख लो एक सिंगल रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग, एक सिंगल रिंग आप लोग को दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल में एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। OH वहां पर भी 2 थे, लेकिन आप लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? यहाँ पर आप लोग के पास में जो है अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेसिकली, और यहाँ पर आप लोग के पास में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है। तो आप लोग को पूरा स्ट्रक्चर याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि आप लोग का जो ओपियोइड्स होता है, मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन दिखाई देगा। जो आप लोग का कैनाबिनॉइड का मॉलिक्यूल है वहां पर N नाइट्रोजन जो है एब्सेंट है, नाइट्रोजन कहीं पर भी नहीं है। ये कैनाबिस सटाइवा बेसिकली, इसी को हम देख के जो है समझ सकते हैं कि ये क्या है? वीड है। इसका जो स्ट्रक्चर है इससे आप लोग को समझ आना चाहिए, दीज आर वीड्स। अब हमें जो है ये सब बताया क्यों जा रहा है कि इसको किस तरीके से लिया जाता है? हमें क्या जरूरत है? हम तो कभी एडिक्शन में नहीं पहुंचने वाले। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि हम कभी एडिक्शन में नहीं पहुंचने वाले, तो हमें ये सब क्यों बताया जा रहा है? तो अगर आप लोग जो इन केस, ठीक है, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो यार, अगर आप लोग आगे जाके इन केस इंशाल्लाह आप लोग का सिलेक्शन होता है तो एज अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, कोई एक पेशेंट है, अगर उसके जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अफेक्ट हुआ है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये किस तरीके का ड्रग्स लेता था। बेसिकली यही यूज है इसका। या फिर अगर आप लोग को ये पता चल जाता है कि कौन से तरीके का ड्रग्स लेता है, तो आप लोग को इसके साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से लेता होगा। अगर इंजेस्ट करता है तो जीआईटी पे अफेक्ट करता होगा, अगर इनहेल करता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करता होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कौन सा ड्रग अगर वो लेता है तो उसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है वहां पर भी अफेक्ट करता होगा, राइट। तो इस तरीके से जो है आप लोग को रिलेट करना है। तो ये आप लोग के एप्लीकेशन के लिए नहीं है कि आप लोग भी इसको इसी तरीके से लो, नहीं, ये आप लोग के पहचानने के लिए है कि कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट है तो उसको किस तरीके से डिटरमाइन करना है कि कहां पर अफेक्ट हुआ है, किस वजह से हुआ है। फाइन।
ये इसका यूज है। कैनाबिस सटाइवा देख लिया। नेक्स्ट थर्ड अपने पास में थर्ड कौन सा क्लास है? कोका अल्कोलॉइड्स का क्लास है। इसे जो है नॉर्मली हम कोकेन कहते हैं। इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कोकेन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका। ये इसका साइंटिफिक नेम है, एरिथ्रोजाइलम कोका। नेटिव टू साउथ अमेरिका। नेटिव मतलब क्या होता है नेटिव का? नेटिव मतलब ओरिजिनली नेचुरली ये कहाँ पर ग्रो होना शुरू हुआ था, मतलब ये इसका मेन पॉइंट ऑफ सोर्स है कि यहाँ पर ये नेचुरली ग्रो होता है, ठीक है, बहुत पहले से ग्रो होता है, तो साउथ अमेरिका में ग्रो हुआ था, ठीक है। अब एरिथ्रोसाइलम कोका इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम क्या है? कोकेन। इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, ठीक है। डोपामीन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरीका केमिकल है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ये जंक्शंस पर मिलेगा, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली कहाँ मिलते हैं? कोई भी तरीके के जंक्शंस पर मिलते हैं। तो इनमें से एक आप लोग के पास में क्या है? डोपामीन। इसके ट्रांसपोर्ट के साथ में ये इंटरफेरेंस कर रहा है, मतलब कि अब तक के जो आप लोग को बताया जा रहा था कि ये कहाँ पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, एक जगह जीआईटी है, एक जगह सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक जगह ब्रेन है, तो यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है ये डोपामिन के साथ में करेगा, ठीक है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, तो इसके नॉर्मल क्या क्या नेम है? कोका अल्कलॉइड्स में, कोकेन में क्या क्या कॉमन नेम है? कोक है, क्रैक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड, ज्यादातर तो इसे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन के थ्रू लिया जाता है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। तो यहाँ पर हमने जो समझा है, इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। स्टिमुलेटिंग मतलब किसी भी चीज को बूस्ट करना, उसको बढ़ाना, उसको जो है एक तरीके से उसकी जो है इंक्रीमेंट लाना, कोई चीज को बूस्ट करना, वो स्टिमुलेटिंग होता है, स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है। कहाँ कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। समझेंगे इसको पूरी तरीके से। पहले तो आप लोग को ये पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि हमारे बेसिकली ये एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहा है, हमारी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये किसके अपोजिशन में काम कर रहा है? ठीक है, ये किसी चीज के अपोजिट, अभी हमने पढ़ा है जस्ट, ठीक है, उस चीज के अपोजिशन में काम कर रहा है। किसके अपोजिट में काम कर रहा है? ये ओपियोइड्स के अपोजिट में काम कर रहा है। ओपियोइड्स हमारी बॉडी को स्लो डाउन कर देते हैं, हमें नींद दिलवाते हैं, हमें सुला देते हैं। यहाँ पर जो दीज आर कोका अल्कलॉइड्स, ठीक है, ये जो है ये क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी को एक्साइटेड कर रहे हैं, और ज्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं, मतलब हम जो है एकदम स्ट्रांग फील करने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये पूरी बॉडी मतलब हमारी एकदम क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। हमारी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है, हमारा सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमें अलग ही इसको हम कह सकते हैं यूफोरिया। क्या होता है यूफोरिया? इज बेसिकली अनदर वर्ल्ड में हम चले जाते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब चीज़ हर जगह जो है खुशियाँ है, हमें अननेसेसरी जो है हम खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अननेसेसरी एक्साइटमेंट होने लग जाती है, या फिर जो है एक्सट्रीम हैप्पीनेस होने लग जाएगी। अननेसेसरी हम खुशी फील करते हैं, तो इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये अपोजिशन में किसके काम कर रहे हैं? ओपियोइड्स के, क्योंकि ओपियोइड्स ऐसा डिप्रेसेंट काम करता है, और ये जो है हमारा जो है पिकनिक के एक दिन पहले आप ऑलरेडी एक्साइटेड हो, आप लोग रेडी हो, और उसके ऊपर से अगर आप कोकेन ले लोगे तो आप तो एकदम ही अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये कोकेन के ये मिसयूज किए जाते हैं। इसका जो पोटेंट मतलब इसका जो मेन फंक्शन है, ये स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। यूफोरिया मैंने बता दिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस हमारे अंदर जो है लेकर आ जाएगा, हर चीज़ हमें ऐसा लगेगा हम हर चीज़ कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया हिला सकते हैं, ऐसी फीलिंग हमें आने लग जाती है, ठीक है। इंक्रीज्ड एनर्जी, ये इसके जो है सिम्टम्स है। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेज हैल्यूसिनेशन, अगर हम इसको और ज्यादा लेने लग जाए, पहले इसको हम इस तरीके से लोग इसे इस तरीके से अब्यूज करते हैं कि इसको जो है यूफोरिया और ये सारे स्टेट में पहुंचने के लिए इसको लोग एडिक्टेड हो जाते हैं और यही लेना फिर शुरू कर देते हैं। उसका भी अगर जो है जो एडिक्ट्स होते हैं, अगर वो उसका भी ज्यादा रेंज में मिसयूज करने लग जाए तो वो हैल्यूसिनेशंस कॉज करेगा। हैल्यूसिनेशंस क्या होते हैं? अगेन ये एक माइंड जो हमारा मेंटल स्टेट है उसके साथ में ये छेड़छाड़ कर रहा है। तो पहले भी मेंटल स्टेट को ये एक उसमें लेके जा रहा था कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ हमारे पास में आ गई है, एक्सट्रीम एनर्जी आ गई है। हेल्यूसिनेशंस में हमें ऐसा लगेगा कि अलग अलग वी कैन से वियर्ड थॉट्स आने लग जाते हैं, बहुत ही स्कैरी थॉट्स या फिर अलग टाइप के थॉट्स आने लग जाएंगे। तो थॉट्स आने लग जाते हैं, स्कैरी थॉट्स है या फिर कोई भी तरीके का जो है हमें एबनॉर्मल चीज़ें लगने लग जाती है, तो एबनॉर्मल थॉट्स आने लग जाएंगे, एबनॉर्मल थॉट्स आने लग जाएंगे, ठीक है। एबनॉर्मल थॉट्स मतलब क्या? ऐसे जैसे कोई मारने आ रहा है, ठीक है, या फिर हम जो है कोई चीज़ में से कोई सीढ़ी पे से उतरते उतरते हमें ऐसा लगे, लोगों को ऐसा लगने लग जाता है जो ये लेते हैं कोका अल्कोलॉइड्स लेते हैं, उन्हें ऐसा एक्सट्रीम लेवल पर अगर लेते हैं तो हेल्यूसिनेशंस में ऐसा होने लग जाएगा कि अभी हम गिर जाएंगे, पानी देख के ऐसा लगेगा पानी में गिर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। तो ये ऐसे सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज हेल्यूसिनेशंस। जैसे कि कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है, हमें आसपास कुछ भी अलग चीज़ें दिखाई दे रही है, भूत दिखाई दे रहा है, कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी
ऐसी सब चीजें जो है हेलुसिनेशंस में आते हैं। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा। तो ये सारे अगेन आप लोग के पास में साइंटिफिक नेम्स आए हैं इसके। आप लोग को ये सारे चीजें, ये सारे नाम आप लोग को लिख के याद करने हैं, लेकिन याद करना है हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज और किस किस में देखी जाती है, एट्रोपा बेलाडोना में और दतूरा में। एट्रोपा बेलाडोना एक साइंटिफिक नेम है, दतूरा का यहाँ पर आप लोग को डायग्राम दिया हुआ है, साफ आप लोग को यहाँ पर बताया गया है क्या डिफरेंस इसके अंदर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीके का दतूरा प्लांट है। ठीक है, दतूरा प्लांट। अब एट्रोपा बेलाडोना, दतूरा, इनका जो है यूज, इनका जो मिसयूज है क्या है, उसका क्या इफेक्ट होते हैं, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है। इसको भी एक एक्सट्रीम लेवल पर अगर इसका कंजम्पशन किया जाए तो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट पर्सन्स। ये आप लोग को कहाँ देना चाहिए था, ये लाइन आप लोग को देना चाहिए था अंडर दी टॉपिक ऑफ कैनाबिनॉइड्स। ये आप लोग को लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स पढ़ने के बाद में जब आगे कोई टॉपिक आ गया और फिर ये लाइन आई तो ये लाइन को तो हम भूल जाते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, क्योंकि ये किसके अंडर में दिया हुआ है, कोका अल्कलॉइड के अंडर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग को ये नहीं समझना है, कोका अल्कलॉइड के पास में ही आप लोग को स्पोर्ट पर्सन का जो मिसयूज है वो यूज बताया गया था, तो वो कोका अल्कलॉइड नहीं हुआ। वो स्पोर्ट्स पर्सन जो मिसयूज करते हैं वो किसका मिसयूज करते हैं, कैनाबिनॉइड्स का करते हैं। कैनाबिनॉइड्स का एग्जांपल आ जाता है marijuana, आप लोग का हशीश, चरस और गंज, ये सारी चीजें कैनाबिनॉइड्स में आती है और इसका जो है मिसयूज किया जाता है। बट स्पोर्ट्स पर्सन ही इसको क्यों मिसयूज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन का इनसे क्या लेना देना, इससे क्या रिलेशन है, उनको कुछ काम में आता होगा ना। ये स्पोर्ट पर्सन जो स्पोर्ट्स मतलब एथलीट है या फिर कोई मैराथन में भागने वाला है, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तभी कैनाबिनॉइड्स को मिसयूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, ताकि उनका जो है बॉडी का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे हमें पता है ये कैनाबिनॉइड्स कहाँ पर एक्ट करते हैं, दे अफेक्ट अवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए कैनाबिनॉइड्स को जो है ये यूज करते हैं ताकि उनका जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दूसरे क्लासेस आ जाते हैं ड्रग्स के, वो भी समझते हैं क्या दिया है। Drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as medicines to help patient cope with mental illness like depression, insomnia are often abused। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लासेस आप लोगों को दिए हुए हैं ये कोई चाइनीज या अलग लैंग्वेज में नहीं लिखा है, आप लोग को याद करना है, आप लोगों के लिए दिया है और ये इंपॉर्टेंट है। बार्बिट्यूरेट्स अगेन अ क्लास ऑफ ड्रग। ठीक है, एम्फेटामाइंस और बेंजोडाइजेपाइंस, नाम मेरे साथ में बोलो, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस, अदर सिमिलर ड्रग्स। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, उन पेशेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं जिन्हें मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस में जैसे कि डिप्रेशन में पहुंच गया है कोई, एक्सट्रीम स्ट्रेस है उन्हें कोई चीज का, इंसोम्निया, रात में नींद नहीं आती है, ऐसे कोई पेशेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स है, उनके लिए यूज किया जाता है। मगर मिसयूज कौन करता है, जो एडिक्ट्स होते हैं वो इसका मिसयूज करते हैं। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर, ये आप लोग के टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। और वो भी कोई माइनर सर्जरी के बाद में मॉर्फिन नहीं दिया जाता, मेजर सर्जरीज के बाद में दिया जाता है, क्योंकि मॉर्फिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का पेन किलर है। Fine, several plants, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts or frequencies that impairs one's physical, physiological or psychological functions, it constitutes drug abuse. देखो बहुत सारे रिचुअल्स में या फिर बहुत ऐसे जो है आजकल हमने रिचुअल्स बना लिए हैं, लोगों ने ऐसे रिचुअल्स बना लिए कि ये चीज़, ये फंक्शन आया, ये ओकेशन आया तो ये चीज़ तो लेनी है, भांग लेना है, बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो ये सारी चीजों को जब एक रेंज से ज्यादा लिया जाता है ना, तो वो हमारे सारे फंक्शंस के साथ में इंटरफियर करेगा। बी इट मेंटल, मतलब आप लोग का जो है फिजिकली अफेक्ट करेगा, आपको मेंटली अफेक्ट करेगा, साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी चीजों को जो है खराब करने में पार्टिसिपेट करेगा। क्या बोला है, मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव और पेन किलर, यहाँ तो समझ गया होगा। और किस लिए यूज होता है, इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। सेवरल प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको यूज किया जाता है, उसके फ्रूट्स, उसके सीड्स यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है फ्रूट्स और सीड्स को भी यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पर। हैविंग हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत सालों से जो है रिलीजन के नाम पर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वी कैन से इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस इवेंट्स होते हैं जहाँ पर इसका जो है यूज किया जाता है एज अ रिचुअल, कि ये हमारी रिचुअल है। ठीक है, ये चीजें हम कंज्यूम करते हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो वहां पर इसे यूज किया जा रहा है फोक मेडिसिन। ठीक है, ईयर्स इन फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज, तो किस लिए, कहाँ, कब कब यूज किया जा रहा है, एज अ फोक मेडिसिन। ठीक है, कुछ भी हो गया, ये चीज दे दो। ठीक है, फिर रिलीजियस सेरेमनीज कोई है, कोई रिचुअल है, ठीक है, शादी में कोई फंक्शन है, तो वहां पर इन चीजों का जो है कंजम्पशन किया जाता है। एडिक्शन के तौर पे नहीं किया जाता, लेकिन इन सब चीजों से जो है एडिक्शन को हम वेलकम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है, व्हेन दीज
दीज आर टेकन, ठीक है, फॉर अ पर्पस अदर दैन मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज के अलावा आप कोई भी चीज के लिए अगर इसे ले रहे हो, बी इट अ रिचुअल और अ रिलीजियस सेरेमनी, एनीथिंग, तब हम क्या कर रहे हैं, उसका जो है हम वेलकम कर रहे हैं, एडिक्शन को अपनी तरफ बुला रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो कौन ऐसा इंडिविजुअल है, कोई ऐसा इंसान है जो फर्स्ट टाइम उसको लेने पर बार बार उससे लेने का मन करे और फिर वो एडिक्ट हो जाए। तो दीज आर वी आर बेसिकली वेलकमिंग दोज डिस्ट्रक्शन टू इन अवर लाइफ, ठीक है। और इन अमाउंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस, इट कंस्टिट्यूट्स ड्रग अब्यूज, ठीक है। अगर इतने एक्सटेंड पर लिया जा रहा है कि हमें जो है इसका एडिक्शन होने लग जाए, या फिर हमें जो है ये मेंटली या फिजिकली क्या करे, डिस्ट्रॉय करे या फिर अफेक्ट करे, ठीक है, इसका बैड इफेक्ट पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग अब्यूज कहते हैं। फाइन। अभी नेक्स्ट ठीक है, स्मोकिंग के बारे में देखिए। अब तक क्या हमने सारे ड्रग्स के तीनों क्लासेस समझ लिए। द फर्स्ट वन वाज ओपियोइड्स, फिर हमने किया कैनाबिनॉइड्स एंड देन फाइनली कोका अल्कोलॉइड्स यहाँ पर खत्म होता है। लास्ट आता है स्मोकिंग, ठीक है। अब स्मोकिंग आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक होगा। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, मतलब इट इज़ लाइक अ वेलकमिंग जेस्चर, कि मतलब इसको हम एज अ वेलकमिंग यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग एडिक्टेड इनटू ड्रग्स, ठीक है। तो पहले स्मोकिंग से शुरुआत होती है, आगे ये जो है स्मोकिंग से एडिक्शन जो है एक तरीके से स्टार्टिंग स्टेज होता है एडिक्शन का, दैट इज स्मोकिंग। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा स्टेजेस बढ़ते हैं, लेवल बढ़ता है, एंड दैट लीड्स टू एडिक्शन ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है, एंड अल्कोहल एज वेल। सो टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स। एशियन कॉन्टिनेंट में और बहुत ज़्यादा अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पर टोबैको यूज़ किया गया है फॉर मोर देन 400 ईयर्स, ठीक है। 400 साल से भी ज़्यादा से वो टोबैको का यूज़ होता आ रहा है। इट इज़ स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ। तो देखो इसके क्या क्या किस तरीके से इसको कंज्यूम किया जाता है, उसके यहाँ पर मेथड्स बताए गए हैं। पहले तो इसको स्मोक किया जाता है, मतलब बाय स्मोकिंग, जो हमको पता है स्मोक करते हैं, ठीक है। च्यूड मतलब इन फॉर्म ऑफ टोबैको, जो स्मोक के अंदर स्मोकिंग जो सिगरेट्स के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसी का ही अलग फॉर्म में उसको देकर, फॉर्मुलेशन में देकर उसको हम टोबैको के फॉर्म में जो है लोग उसे च्यू करते हैं। देन दे आर यूज्ड एज अ स्नफ। स्नफ क्या होता है, स्नफ इज बेसिकली अ प्रिपरेशन, ऐसा कोई एक प्रिपरेशन होता है, वही सेम केमिकल्स का, टोबैको, निकोटीन हो गया, जिससे ठीक है उसका एक पाउडरी फॉर्म होता है, बेसिकली एक पाउडर्ड फॉर्म होता है, जिसको बाद में स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन मतलब मैंने बताया था जैसे ओपियोइड्स में लिया जाता है थ्रू इनहेलेशन, वैसे ही इसका स्नफिंग किया जाता है पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है इनहेल करते हैं, द नोस्ट्रिल्स दैट यू नो, द पाथवे ऑफ द नोस, वो उसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो पाउडर्ड फॉर्म में इनहेल किया जाता है थ्रू नोस्ट्रिल्स, इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल्स, इसे कहते हैं हम स्नफ, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड अल्कोलॉइड। अब अल्कोलॉइड क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर तो ये समझ में आ रहा है कि टोबैको के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अंदर से कुछ सब्सटेंस एक होता है निकोटीन। ये जो निकोटीन होता है इट इज अ टाइप ऑफ अल्कोलॉइड, एंड अल्कोलॉइड क्या होता है, बेसिकली अल्कोलॉइड इज अ क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक वन ऑफ द क्लास है, जैसे हमने जो है आपको 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया है, हेलो अल्केन्स है, हेलो अरीन्स है, उसके अलावा और दूसरे बहुत सारे आप लोगों को क्लासेस दिए हैं केमिकल्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो अल्कलॉइड क्या क्लास है, इसकी क्या खूबी होती है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है। नाइट्रोजन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच रेजेस ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। देखो हमारे पास में एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिस इज योर किडनी, इस तरीके से किडनी बनी है, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हमने क्या कहना है, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, दिस इज योर एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। जो रीनल ग्लैंड होता है, रीनल अगर कहीं पर नाम आता है दैट इज रीनल, तो रीनल इज बेसिकली रिलेटेड टू किडनी, ठीक है। और एड्रीनल जो नाम आ रहा है, एड्रीनल, दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट अबाव द किडनी, दिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट अबाव द किडनी, उसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल। तो वहां पर जो ग्लैंड सिचुएटेड होता है, जो अपने सिक्रीशंस वहां से निकलते हैं, उसको हम एड्रीनल सिक्रीशंस बोलेंगे। वन ऑफ द सिक्रीशंस इज दिस दैट एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, दीज आर द ब्लड थिनर्स की तरह से यूज किया जाता है, ब्लड थिनर होते हैं ये बेसिकली। अभी ब्लड थिनर ये है, तो ये क्या इफेक्ट करेंगे, अगर हमारा ब्लड थिन हो जाता है तो बेसिकली उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 ml का है, 3 ml सपोज करते हैं ब्लड है कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, कोई ऑर्गन में, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम सिर्फ, तो
उसके अंदर अगर उसको थिनिंग करना है तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसके अंदर वाटर कंटेंट डाइल्यूशन उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो जब वो बढ़ेगा डाइल्यूशन कंटेंट तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 4 ml हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो सर्कुलेशन है वो फास्ट होने लगेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा फास्ट सर्कुलेशन होगा। तो यहाँ पर जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन होते हैं ये स्पेशली किस केस में रिलीज होते हैं, कोई दिस सिंपैथेटिक हमारे नर्वस सिस्टम का ये पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो सडन एक्सीडेंटल स्टेजेस आ जाते हैं या फिर सडन डेंजर वाले स्टेजेस आ जाते हैं, कोई डेंजरस स्टेज आ जाता है, जैसे लायन सामने आ गया या फिर स्नेक देख लिया, तो वो सारे स्टेज में एग्जाम्स टेंशन हो जाता है, तो वो भागना होता है जो स्टेज में, तो वो टाइम पर दैट इज एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन रिलीज होते हैं। और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या इफेक्ट डालते हैं, तो ब्लड थिनिंग का काम करते हैं, जो कि इन रिटर्न क्या करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। सर्कुलेशन को फास्ट करना है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, एंड इसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट से क्या इसका मतलब होता है, हमारा हार्ट को जो है ब्लड ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हार्ट सडनली बिकॉज ऑफ दीज टू सिक्रीशंस, ये हार्मोन्स है एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये जो है हमारे बॉडी में जब सिक्रीट होते हैं, हमारा हार्ट के ऊपर एक मैसेज जाता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, टू इंक्रीज द पंपिंग, ठीक है। हार्ट जो है ब्लड ज्यादा पंप करने लगेगा, ब्लड ज्यादा सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से बीपी भी बढ़ेगा और हार्ट रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये इतना समझ आया। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग। अब इससे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, बहुत जरूरी है ये समझना। Smoking is associated with increased incidence of cancers of lung, urinary bladder and throat. कैंसर्स कहाँ कहाँ के हो रहे हैं, लंग कैंसर होगा सबसे पहली बात तो हमें पता ही है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, लंग्स में कैंसर होगा। यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर होगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो आगे जाके यूरिटर से कनेक्ट करेगा और यहाँ पर हमारा जो है यूरिथ्रा पैसेज होता है, ठीक है, एंड दिस इज फॉर द मेल, ठीक है, यूरिथ्रा पैसेज होता है, दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉर मेल, जो कि मेल्स में अगर देखोगे आप ज्यादातर जो है मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर होता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर करवा देगा, एंड थ्रोट में भी, ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिकली ये सारी चीजों में कांटेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर में कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट्स जो हमारे अल्वियोलाई में रह जाते हैं, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा एक पैथोलॉजी है। स्मोकिंग से यूरिनरी ब्लैडर कैसे अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज जो कंपाउंड रिलीज हो रहे हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं, जो कि वहां पर से एब्जॉर्ब होकर थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर अफेक्ट होता है। तो थ्रोट में तो ऑलरेडी इसके जो केमिकल्स है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, लंग्स में कॉन्टैक्ट में आते हैं। ब्रोंकाइटिस कहाँ का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हमें दिया हुआ होगा। ये आप लोग का ट्रैकिया है, इसके अंदर जैसे इस तरीके से रिंग्स बनी होती है, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। ये आगे जाके जो है डिवाइड करता है, दीज आर द 2 ब्रोंकाई, फिर ये आगे और डिवाइड करेगा इस तरीके से, ठीक है, और ये आगे जाके और ज्यादा बहुत सारा डिवाइड करेगा, तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइस, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। बहुत सारे ब्रोंकाई बनेंगे और फाइनली ब्रोंक्यूल्स बनते हैं छोटे छोटे, और फिर फाइनली लंग्स बनता है, लंग्स में अल्वियोलाई होते हैं। तो ये जो पार्ट थे, ये जो ब्रांचेस थे, इसको हमने ब्रोंकाई कह दिया, ठीक है, ये ब्रोंकाई होता है। ये इतना पार्ट समझ आया। ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब होता है, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ITIS, ठीक है, दिस एनी word having a suffix of ITIS is basically related to inflammation, ठीक है, ITIS means inflammation, itis, आर्थराइटिस हमने पढ़ना है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो ये सारी जगहों पे जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, बेसिकली स्वेलिंग, ठीक है। इजी अगर आसान भाषा में अगर हम देखें तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना, वहाँ पर कोई भी चीज़ का जो है एक तरीके से जमा हो जाना, वहाँ का जो टिश्यू होता है वो स्वेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो आपका आर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, तो ये आइटिस जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर आप लोग को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्रोंकाई इज द टर्म रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर जो ट्रैकिया होता है ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और वहां पर अगर हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। और ये किस केस में होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, अगेन स्मोकिंग, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली अब तक के, सबसे पहले तो होगा कैंसर ऑफ लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और थ्रोट हो जाता है, ठीक है, थ्रोट का कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में हमारे इन्फ्लेमेशन। देन एम्फाइसीमा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर। एम्फाइसीमा एक बहुत ही कॉमन डिजीज है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिजीज है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सबसे पहले ट्रैकिया हमारे नोस्ट्रिल से शुरू होता है, ठीक है, फिर आगे जाके ट्रैकिया आता है, ठीक है, फेरिंग्स आएगा, फिर वहां से जो है हमारा
ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकियोल्स आएंगे, ठीक है, फिर लंग्स का स्ट्रक्चर शुरू होगा जो कि फाइनली एंड होगा इनटू अल्वियोलाई, ठीक है। तो अल्वियोलाई जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अल्वियोलाई जो हमारा लंग होता है, दिस इज अवर लंग्स, दिस इज अ ट्रैकिया, ठीक है, इसके पास में रिंग्स है एंड देन फाइनली ये आगे जाके डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से जब ये डिवीजन शुरू होता है वहाँ से लंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज अ लंग वन साइड और ये दूसरे साइड का लंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ठीक है, दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम। इसके अंदर आगे जाके और बहुत सारे ब्रोंकाइज बनेंगे, ब्रोंकियोल्स बनेंगे, और फाइनली जो इसका लोएस्ट वाला स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर जो इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, द लोएस्ट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर, दिस इज अ लंग एंड दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द अनदर साइड ऑफ द लंग्स। यहाँ पर ट्रैकिया है, ये डिवाइड हुआ है इनटू ब्रोंकाई, फिर फाइनली और डिवाइड हुआ, बहुत सारी ब्रांचेस बनी, बहुत थिन ब्रांचेस बनी। अब अगर आप जाके देखोगे जो सरफेस पे जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर देयर इज दी अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से ग्रेप्स लाइक उनके जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से अल्वियोलाई होते हैं। ये पूरा जो है हमारा क्या बना रहा है, लंग का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसमें लंग्स में लास्ट में अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी किसके इतने इसके अंदर जो है ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर इसे कहा गया है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि जितना भी हमने इनहेल किया है एयर, उसके अंदर से ऑक्सीजन को ये पास इन करेंगे इनटू अ बॉडी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैपिलरीज लगी होती है, ये दिस इज द एंड और वी कैन से द बाउंड्री ऑफ द लंग्स, ठीक है, और इसके आगे लगी हुई है कैपिलरीज। इसको ड्रॉ करते हैं कैपिलरीज को। सपोज करते हैं यहाँ पर बनी हमारी कैपिलरीज ये, और ये कैपिलरीज का काम क्या होता है, ठीक है, ये ब्लड को क्या करती है, जो भी ऑक्सीजन आ रहा है उसे ये करेगी एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पर बन गई है कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज जो है इसके अंदर से ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, और हमारे बॉडी के अंदर का जो भी CO2 निकला है इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है, हमारे बॉडी में जहाँ से भी CO2 रिलीज होता है, मतलब हमारा जो टिश्यू है उसको भी ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, हर एक सेल को ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, राइट। तो ये जितना भी ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है ये रिटर्न बैक किस फॉर्म में देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज होता है इनटू आवर लंग्स ओनली, लेकिन वो सारे पैसेज मैसेजिंग का काम कौन कर रहा है, द कैपिलरीज प्रेजेंट ओवर हियर। बहुत ही स्मॉल वन सेल्ड सिंगल सेल की बनी हुई ये कैपिलरीज होती है, सिंगल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उसी से ये कैपिलरीज बनी हुई होती है। इतनी थिन ये कैपिलरी होती है। कैपिलरी इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ आर्टरी और वीन्स, द स्मॉलेस्ट आर्टरी और वीन्स जिसको हम कह सकते हैं वो कैपिलरी है। तो कैपिलरी बेसिकली सारा ब्लड का क्या करती है, पासिंग का काम करती है, एज अ मैसेंजर काम करती है। तो ये हमारी बॉडी है, ये हमारा बॉडी वाला साइड है। इसके अंदर O2 देने का काम कौन कर रहा है, लंग्स। O2 लेने का काम कौन कर रहा है, लंग्स। तो लंग्स में मेन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है। अब यहाँ पर एम्फाइसीमा में क्या करिए, हमने नॉर्मल कंडीशन देख ली, ये पूरा नॉर्मल कंडीशन कैसा होता है नॉर्मली बॉडी में वो बताया गया है, ठीक है। अब जब हम देखेंगे जो भी डिजीज पर्सन होगा एम्फाइसीमा से, उनके जो ये एल्वियोलाइज होंगे, ठीक है, इसका ये इलास्टिसिटी निकल जाएगा। ये जो इलास्टिसिटी इसके पास में प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर इसके पास में इस तरीके से जो होने चाहिए थे ये इस तरीके से ना होते हुए सिंपल इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि जब भी नॉर्मल पर्सन इनहेल करता है तो उनका जो लंग्स होता है, दिस इज अ लंग, ठीक है, ये लंग क्या होते हैं, इन्फ्लेट होते हैं। बलून को जैसे हम फुगाते हैं तो वो क्या होते हैं, इन्फ्लेट होते हैं, राइट, वो फूक जाते हैं। तो उसी कुछ तरीके से हमारा लंग्स भी होता है। जब हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स इन्फ्लेट होता है। इन्फ्लेट होने का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमारे जो ऑक्सीजन है उसको वो ज़्यादा गेन कर पाएगा। पहले इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तभी ज़्यादा जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैल पाएगा, स्प्रेड हो पाएगा। लेकिन अगर हमारे लंग्स इन्फ्लेट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा पाएगा क्या, वो ऑक्सीजन को गेन ही नहीं कर पाएगा, कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये ऑक्सीजन कलेक्ट क्यों नहीं कर पाएगा, इन्फ्लेशन क्यों रुक जाएगा। इन्फ्लेट होना मतलब फूक जाना, ये इन्फ्लेट नहीं होता है किस कंडीशन में, एम्फाइसीमा की कंडीशन में, क्योंकि उसके जो आर्टरीज है, द आर्टरीज हैव बीन बिकम रिजिड, ठीक है। ये जो आर्टरीज बोल रही हूँ, दिस दीज आर योर अल्वियोलाई। जो लंग्स के अंदर अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं ये पूरे रिजिड हो गए हैं, ठीक है। इनका जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, देखो अगर आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा इलास्टिसिटी जो हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट इन योर लंग्स अल्वियोलाई, वो होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर ये इलास्टिसिटी रहेगी तो हमारे जो लंग्स है वो हर एक यूनिट के अंदर इलास्टिसिटी होना ज़रूरी होता है, तो दैट विल टुगेदर मेक अवर लंग्स इन्फ्लेट। ठीक है, वो हमारे लंग्स को फुगाएंगे, हमारा ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा इसके अंदर कलेक्ट कर पाएंगे, एयर को ज़्यादा कलेक्ट कर पाएंगे, और इस तरीके से जो है वी कैन डू अ डेली कोर्स। ठीक है, तो ये हो जाता है डिजीज्ड पर्सन का अल्वियोलाई, जिसकी वजह से उनके ना तो पूरे लंग्स भी इन्फ्लेट नहीं हो पाते, उनका वॉल जो अल्वियोलाई का जो वॉल होता है वो पूरी तरीके से रिजिड हो जाता है, यहाँ पर जो है रिजिडिटी आ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से दे कैन नॉट ब्रीथ नाइसली, दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ कंप्लीटली। लास्ट स्टेज में जाते जाते उनका जो लंग्स हो जाता है उसका अगर आप सीटी स्कैन करके देखोगे तो उनके जो लंग्स होते हैं वो पूरे काले हो जाते हैं, दे बिकम डिस्ट्रक्टेड। ठीक है, डैमेज्ड हो जाते हैं, उनके वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, और सरफेस एरिया ही कम हो जाता है। सरफेस एरिया क्यों कम हो जाता है? बिकॉज इलास्टिसिटी, दे हैव लॉस्ट देयर इलास्टिसिटी, दैट इज द केस। ये कब होगा? बिकॉज ऑफ दी स्मोकिंग। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया हमने? कैंसर्स होंगे, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है? बेसिकली हमारे हार्ट में बहुत सारी आर्टरीज पता होगी आपको। ठीक है, आयोटा है, उसके आगे और ठीक है वीन्स में वीना कावा है, तो ये मेन आर्टरीज होती है। फाइन, इसके अलावा हमारे हार्ट में एक और एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है, वो ब्लड को सप्लाई करती है इन अवर हार्ट ओनली। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है उसके पास में एक आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? सप्लाईज ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ। तो वीना कावा से ब्लड आता है और आयोटा से जो है ब्लड रिलीज होता है इनटू अ ब्लड। ठीक है, इनटू अ बॉडी। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज होता है वहां से। तो वीना कावा से जो भी ब्लड जा रहा है वो क्या हो रहा है उसके अंदर से जो भी ब्लड है वो हमारे हार्ट को नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट इज जस्ट अ वर्क गोइंग ऑन फ्रॉम अ हार्ट। ठीक है, लेकिन वो हमारे हार्ट के लिए ब्लड नहीं होता है, जो हमारे हार्ट में ब्लड ठीक है प्रोवाइड करता है, दैट इज अवर कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन होता है? provides or supply blood into our heart। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड, जो ऑक्सीजन हमारे हार्ट को रिक्वायर होता है, जो ब्लड हमारे हार्ट को रिक्वायर होता है, वो सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है? कोरोनरी आर्टरी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी। अब ये जो आर्टरी होती है इसके अंदर प्लेक जमा हो जाता है। व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, ये आर्टरी है। ठीक है, सपोज करते हैं ये आर्टरी है, इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर प्लेक जमा हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये इसको हमने क्या कह दिया है? प्लेक क्या होता है? एनी डिपोजिशन, किसी भी तरीके का डिपोजिशन होता है उसे हम क्या कह देते हैं? प्लेक। फाइन, तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी में जाके प्लेक जमा होता है, प्लेक को मैंने क्या कह दिया है? डिपोजिशन इज एनी सब्सटेंस जो वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाए। डिपॉजिट होने का मतलब होता है कि वहां पर जाकर वो कलेक्टेड या फिर कंप्रेस्ड फॉर्म में वहां पर वो बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, कंप्रेस्ड फॉर्म में सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हमने क्या कह देना है? प्लेक कहना है। अब ये सब्सटेंसेस होते क्या है जो इसके अंदर जाके एक डिपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं? वो कौन से सब्सटेंस होते हैं? विल सी अबाउट इट। देखो, ये जो यहाँ पर सब्सटेंसेस बनते हैं, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ बहुत सारे तरीके के प्लेक बनते हैं, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज में या फिर बहुत सारी दूसरी डिजीजेज में जिसके अंदर प्लेक जमा होता है आर्टरीज के अंदर, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, वो किस वजह से होता है? वो जो प्लेक जमा हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है? कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होता है। सो कोलेस्ट्रॉल, वी शुड अंडरस्टैंड कि कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करना इज बेटर, बिकॉज जितना आप, तो ये सारे जो ऑयल्स हो जाते हैं, घी है, इनका जो जितने प्रोसेस्ड होंगे, जैसे कि प्रोसेस्ड चीज़ हो जाता है, जितनी प्रोसेस्ड चीज़ें होती है वो उतना ज़्यादा अपनी बॉडी को हार्म करती है, एंड द इफेक्ट्स आर नॉट सुन इमीडिएटली कोई इफेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। वो सब चीज़ें हमें अच्छी लगती है, but you know it forms a chronic and deadly disease। मतलब ये प्लेक अगर जमा होता रहता है, विद टाइम ये स्टार्ट हुआ था विद वेरी स्मॉल पॉइंट, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा। सो व्हाट कैन यू सी हियर? द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर इज के जो हमारी आर्टरी का जो डायमीटर था जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता था एंड द सर्कुलेशन गोज ऑन, वो डायमीटर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, बिकॉज अब जो है ब्लड यहाँ से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप देखो सही से तो ब्लड को अगर मूव करवाना है तो उसको ये पूरा स्पेस देना पड़ेगा ताकि वो पूरे अच्छे से
ब्लड सर्कुलेशन होए। लेकिन इफ विदाउट रेजिस्टिंग एंड विदाउट प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम हैविंग द फूड्स दैट कैन लीड टू कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इन योर बॉडी, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन योर बॉडी। देखो गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है, जो हमको वी हैव ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9, ये सारे जो ठीक है फैटी एसिड्स होते हैं, ये सब में अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। द बैड कोलेस्ट्रॉल इज वेरी फ्री एंड इट इज वेरी चीप एंड कैन बी सीन एनीवेयर इन द जंक फूड, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इट विल नॉट अलाउ, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन दैट इट मेक्स इन द आर्टरीज, इट विल नॉट अलाउ द ब्लड टू मूव स्मूथली। क्यों? पूरा ब्लड का सर्कुलेशन एक यूनिफॉर्म ब्लड प्रेशर में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ब्लड आता है इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो जाएगा कि ब्लड को जगह कम पड़ जाती है फॉर इट्स सर्कुलेशन, फॉर इट्स मूवमेंट, फॉर इट्स ठीक है, फॉर इट्स पासिंग, फॉर इट्स मूवमेंट थ्रू हियर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में से वही सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को पास करने के लिए हाई प्रेशर रिक्वायर होगा, या तो फिर स्पीड उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या केस हो सकता है कि ब्लड को यहाँ से मूव कराना है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा बिकॉज द डायमीटर हैज नाउ लेसन। अगर आप सोच के देखो, बहुत सिंपल सी चीज मैं बता रही हूँ कि जितना ज्यादा ठीक है पाइप या फिर कोई आर्टरीज का डायमीटर होगा उतना अच्छे से उसके अंदर से वाटर, अगर पाइप है तो उसके अंदर से वाटर उतना अच्छे से फ्लो करेगा, ठीक है। अगर आपको एक उतना ही पानी जो इसके अंदर से नॉर्मली फ्लो कर रहा है, अगर आप इतने पतले से पाइप में रखोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड टू फ्लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्लेट डिपोजिशन डायमीटर कम हो रहा है हमारी आर्टरीज का, जिसके अंदर खून बहता है, राइट, उसके अंदर वो डायमीटर कम होने की वजह से एंड अ टाइम विल कम जहाँ पे ये पूरा ब्लॉक कर देगा एंड ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ स्पेस विल बी रिमेनिंग। तो ये केस में क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, कार्डियक अरेस्ट में जाने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द रीजंस। तो ये एक डिजीज हो जाती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो वन ऑफ द डिजीज है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ओके। स्मोकिंग, टोबैको एंड निकोटीन के हम बैड साइड्स देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, एम्फाइसीमा कर लिया, कोरोनरी हार्ट डिजीज समझ आ गया, गैस्ट्रिक अल्सर पता चल गया, गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू योर स्टमक, गैस्ट्रिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर स्टमक। आपने अगर ये भी सुना होगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है। सो गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू योर स्टमक, इंटेस्टाइन इज रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक, ठीक है। अगर वहां पर अल्सर्स हो जाते हैं, अल्सर्स तो सबको पता होंगे, अल्सर्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ वुंड। अल्सर्स आपको ठीक है चाइल्डहुड में या अभी कभी भी लिप्स पर होते हैं, ठीक है, इन योर इनर लिप्स, ठीक है, अंदर साइड का जो सरफेस होता है, ठीक है, अंदर की तरफ में लिप्स के वहां पर अल्सर्स होते हैं, ऑन योर लिप्स अल्सर्स होते हैं, टंग पर अल्सर्स हो जाते हैं कभी कभार। सो दीज आर द टाइप ऑफ अल्सर्स। ये पूरा जो अल्सर का है, ठीक है, ये आपके स्टमक में भी हो सकता है, और अगर स्टमक में हो जाता है तो दैट रिक्वायर्स ऑपरेशन समटाइम्स, ठीक है, दैट कैन बी हील्ड विद मेडिसिन बट एट टाइम्स इट रिक्वायर्स ऑपरेशन। सो ये इतने ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ये सारी जो कंडीशंस यहाँ पे हमने पढ़ ली, द कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, फिर ब्रोंकाइटिस हमने समझ लिया, एम्फाइसीमा और कोरोनरी हार्ट डिजीज, एंड देन लास्टली गैस्ट्रिक अल्सर। ये सब किस वजह से हो रहा है? ओनली वन रीजन, दैट इज लॉन्ग टाइम स्मोकिंग, कंटिन्यू स्मोकिंग विदाउट रेजिस्टिंग योरसेल्फ। वन टाइम, द फर्स्ट टाइम यू विल स्टार्ट इट, यू विल गेट एडिक्टेड टू इट, ठीक है, देन द स्मोकिंग इज गोइंग टू कंट्रोल यू। आप उससे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपके अंडर में कोई कंट्रोल नहीं बचेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हमें क्या करना है, एडिक्शन के तरफ वे में जाना ही नहीं है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, व्हाट इज द एडिक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडिक्शन, व्हाट कैन बी द हार्मफुल इफेक्ट्स, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने अगर कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट अल्कोहलिक है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं उससे, अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, कोई अगर ड्रग्स लेता है, ठीक है, एडिक्शन के तौर पर, तो उससे क्या, कौन से ड्रग्स से कहाँ पर हार्मफुल साइड्स देखे जा सकते हैं, सो दैट वी कैन हेल्प देम, राइट। नेक्स्ट, टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity। देखो oral cavity cancer ये तो हमें पता ही है कि वहाँ पर जो है टोबैको के पैकेट्स पे अगर आप देखोगे तो बाकायदा एक पूरा इमेज बना होता है, जिसके अंदर जो ओरल कैविटी होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, पूरे वूंड में होती है, पूरा स्वेलन हो जाता है, वहाँ पर पता नहीं बहुत बड़े बड़े वूंड आ जाते हैं। सो दोज वूंड्स आर द कैंसरस वूंड्स। उसके अंदर जो सेल्स है, दीज आर द मोस्ट यूजलेस सेल्स, ठीक है, वो सिर्फ क्या कर रही है, बॉडी को हार्म कर रही है। that particular type of cells have no use, no good use, ठीक है। सो यहाँ पर इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी किस वजह से हो रहा है, स्मोकिंग, जिसके अंदर टोबैको प्रेजेंट होता है। टोबैको कैन बी टेकन एज अ च्यूइंग, तो च्यूइंग फॉर्म में जब लेते हैं तो ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड,
देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लाइन, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। स्मोकिंग इंक्रीजेस व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो स्मोकिंग की वजह से ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आप लोगों को रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में दिया हुआ है पूरा ग्राफ के साथ, कि ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से उसका सिग्मॉइड ग्राफ बनता है, कि वो ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या करता है, बाइंडिंग करता है, ठीक है। इट इज अ गुड हीमोग्लोबिन बाइंडर, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी बात करें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो वो उससे 200 से 300 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, 200 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये समझो आप किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की कर रहे हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसके साथ में अगर हम देखें तो दो चीज बाइंड कर सकती है, या तो ऑक्सीजन कर सकता है या तो फिर Hb के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता है। जब इस केस में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास में ये 20% कुछ गुड एफिनिटी शो करता है, ठीक है, 20% कुछ गुड एफिनिटी इसकी होती है, ठीक है। ये पूरा ज्यादा जितना भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके अंदर से ज्यादातर जो है 97% ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड होकर चलता है। लेकिन अगर हम O2 की रिएक्टिविटी विद हीमोग्लोबिन और CO की रिएक्टिविटी विद हीमोग्लोबिन अगर हम देखें तो जो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्टिविटी है वो 200 से 300 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, 200 से 300 टाइम्स ज्यादा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम एनवायरनमेंट में एक जगह ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, कांटेक्ट में आ रहे हैं, और एक वही जगह पर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, ठीक है, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हमारे जो बॉडी का हीमोग्लोबिन है दैट हैज हाई एफिनिटी, हाई चांसेस, 100% चांसेस कि वो पूरा हीमोग्लोबिन जाके किससे बाइंड करेगा, CO से करेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का बाइंडिंग बहुत अच्छा है, एफिनिटी बहुत अच्छी है विथ हीमोग्लोबिन। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग, ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये तो हमारी बॉडी को पता नहीं है, हमारी बॉडी अवर बॉडी इज नॉट गोइंग टू डिसाइड हाउ हीमोग्लोबिन विल बिहेव। हीमोग्लोबिन का जो केमिकल नेचर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ में बहुत अच्छे से बाइंडिंग करता है, तो वो नेचुरली जाके उसी से मिलेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है दैट विल लीड टू पॉइजन, दैट विल लीड टू सफोकेशन। हमारी बॉडी को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, हमारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में वी रिक्वायर ऑक्सीजन, राइट। तो अगर हम हमारी बॉडी में कभी अगर हम, ठीक है, इसके साथ में कांटेक्ट में आ जाते हैं, कोई गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन पूरा उसके साथ में जाके बाइंड हो जाएगा। एंड इवन आफ्टर गेटिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन हमारे पूरे फुल ऑक्सीजन वाले एरिया में अगर हम चले भी जाएंगे तो वो हीमोग्लोबिन उसका कार्बन मोनोऑक्साइड को साथ में बाइंडिंग तोड़ेगा नहीं, बिकॉज उसकी बाइंडिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विद कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ये इरिवर्सिबल होता है, दिस पर्टिकुलर जो रिएक्शन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन का, वो इरिवर्सिबल है। बट वी डू नॉट रिक्वायर कार्बन मोनोऑक्साइड, वी रिक्वायर वी रिक्वायर ऑक्सीजन इन अवर टिश्यूज, इन अवर ऑर्गन्स। तो उस केस में अगर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर उसका क्या एप्लीकेशन बताया कि स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड वन ऑफ द कंटेंट्स होता है, ठीक है। टोबैको में, निकोटिन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जब हम स्मोक करते हैं उसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो अगर हमारे ब्लड में या फिर हमारे इनहेलेशन के थ्रू हमारे ब्लड में जा रहा है, यू शुड नो कि हमारा ब्लड पूरा उसी के साथ में मिलेगा। एंड एट अ टाइम, द टाइम विल कम जहां पर हमारा पूरा ब्लड का जो सैचुरेशन लेवल है फुल हो जाएगा, इट विल गेट सैचुरेटेड, मतलब कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं बचेगा ऑक्सीजन के साथ मिलने में। देन व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी विल, ठीक है, लीड टू डेथ, ठीक है, सिवियरिटी अगर हो जाएगी तो डेथ हो जाएगा, ठीक है, कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। बहुत सिंपल यहाँ पर से लिखा हुआ है कि हमारा हीमोग्लोबिन बाउंडेड ऑक्सीजन कम हो जाएगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज हीम बाउंड ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ में जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऐसा कुछ कंपाउंड बनाता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है दैट विल कॉज व्हाट, दैट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट विल कॉज व्हाट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आई एम राइटिंग हियर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये ज्यादा सैचुरेट होता है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हमें कार्बोक्सी मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाना है बॉडी में। सो वी शुड नॉट गेट इन कॉन्टैक्ट विद
कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि स्मोकिंग में होता है. यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है. कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमबाउंड ऑक्सीजन. दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन दी बॉडी. बहुत सिंपल सा था, समझ आ गया होगा, ठीक है. व्हेन वन बाइज पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स, ठीक है, वन कैन नॉट मिस द स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकिंग व्हिच वार्न्स अगेंस्ट स्मोकिंग एंड सेज हाउ इट इज इंजीरियस टू हेल्थ. तो आप अगर देखोगे तो इट इज बाय डिफॉल्ट और वी कैन से बाय लॉ. स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है कि ये कंपलसरी है देना, ठीक है, बाय लॉ. हमारे लॉ की तरफ से ये एक ऑर्डर होता है कि जितने भी टोबैको, जितने भी निकोटीन, जितनी भी स्मोकिंग वाली चीज़ें हैं, च्यूइंग वाली चीज़ें हैं, टोबैको जिसके अंदर होता है, उसके पैकेट्स के ऊपर ये आप लोग को वार्निंग देना ही है, ठीक है. तो हमको हर एक पैकेट के ऊपर वार्निंग दी जाती है, लिखा होता है, ड्रॉ किया हुआ होता है कि दिस टोबैको, च्यूइंग टोबैको और स्मोकिंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज कैंसर. ये सारे आपको डायग्राम फोटो के साथ में वहां पर लगाया हुआ होता है. बट दिस अगर हम बाय करते हैं देन वन कैन नॉट मिस. हम देखते हैं वो वार्निंग दी हुई है, ठीक है, जितनी बार लोग लेते हैं उतनी बार वो देखते हैं, लेकिन फिर भी दे निग्लेक्टेड, ठीक है. दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकिंग व्हिच वार्न्स अगेंस्ट स्मोकिंग एंड हाउ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. येट स्मोकिंग इज वेरी प्रीवेलेंट. मतलब देखो बहुत ज्यादा. वेरी प्रीवेलेंट का पहले तो मतलब ये होता है कि वेरी कॉमन. इट इज वेरी वेरी कॉमन. अगर हम देखें हमारे आसपास में ही बहुत सारे हमें ऐसे दिखाई देते हैं हु स्मोक्स सिगरेट्स, ठीक है. तो इट इज वेरी प्रीवेलेंट इन सोसाइटी बोथ अमंग यंग एंड ओल्ड. तो अगर आप देखो एडल्टहुड में, टीनेज में, ठीक है, ये दे स्टार्ट स्मोकिंग एंड, ठीक है, चलते ही चलते ओल्ड एज तक के वो स्मोक करते ही रहते हैं. तो हम देखो यंग से लेकर ओल्ड, यंग भी इसके अंदर शामिल है और ओल्ड एज पीपल भी. नोइंग द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits, ठीक है. they need to avoid this but they do not. why they don't? because they are addicted to these particular kind of things. they cannot complete their daily life routine, ठीक है, जब तक कि अगर वो स्मोक नहीं करेंगे, वो टबैको च्यू नहीं करेंगे. why? because this has been a great trap, a great addiction, ठीक है. तो ये एडिक्शन में नहीं पहुंचने का बेसिक सबसे अच्छा यही है कि प्रिवेंट योर सेल्फ. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो वी नीड टू प्रिवेंट बिकॉज दिस इज, यू कैन सी इट इज लाइक अ साइकिल, ठीक है. वन कैन नॉट सेव देम सेल्फ फ्रॉम इट इजीली. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम दिस साइकिल, ठीक है. सो एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, ठीक है. तो उसको काउंसलिंग में उसके पूरा तब तक कि पूरा लाइफ स्पैन उसका जो है उतने सालों का वेस्ट हो जाता है वंस इट गेट एडिक्टेड, वंस द पर्सन गेट एडिक्टेड. तो यहाँ तक का पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. यहाँ पर हमने ये पूरा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज वाला नया टॉपिक स्टार्ट किया था. वी कंप्लीटेड ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस एंड देन फाइनली स्मोकिंग वाला पार्ट हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर से हम एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, उसके क्या इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या बैड इफेक्ट्स और क्या डिसएडवांटेजेस, सारे इसके, ठीक है, बैड साइड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. टिल देन आप लोग को क्या करना है, आप लोग ने जितना अब तक पढ़ रखा है उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है, ठीक है. सबसे ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और जो रॉन्ग आ रहा है उसको रिपीटेडली आप लोग को करना है. मतलब अगर आज आपने चेक किया कोई रॉन्ग आया तो उसको रात में वापस से करेक्ट करो, फिर दूसरे दिन वापस से उसको एक बार याद करो, फिर थोड़े 2 दिन के बाद में उसको फिर से देखो, ठीक है. नहीं तो वही मिस्टेक आप बार बार करते रहोगे इफ यू डू नॉट डू योर सेल्फ एनालिसिस. अगर सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे पेपर का तो ऐसे ही वहीं पर ही आप रहोगे. यू नीड टू सी व्हाट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है. तो इस तरीके से आप लोग को सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है. 1 by 1 पीडीएफ उसके अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे. वो क्वेश्चंस मैं खुद से ढूंढ के बना रही हूँ एनसीईआरटी से और कुछ मैंने पीवाईक्यूज में से लिए हुए. सो व्हाट यू हैव टू डू, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्या क्या है वो आप लोग को बेसिक आइडिया देते हैं कि आगे और क्या आने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द पेपर. पेपर का लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है. सो इस तरीके से आप लोग को सारे चैप्टर्स करते हैं और उसके, ठीक है, टॉपिक वाइज आप लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्टडीइंग. गुड बाय.